मतलब प्रत्येक टॉपिक से 10 क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 10 ही क्वेश्चन, 10 से 12 क्वेश्चन आपको थोड़े। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का रेलवे वाले बाबूजी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं दिनेश कुमार। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रेलवे की मैथ्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक, उन टॉपिक की आज हम चर्चा करेंगे जिनसे रेलवे की हर एग्ज़ाम, चाहे वो आरआरबी एनटीपीसी हो, टेक्नीशियन हो, लोको पायलट हो, या ग्रुप डी हो, या आरआरबी जेई हो, या आरआरबी पैरामेडिकल हो, रेलवे की कोई भी एग्ज़ाम हो, इन हर एक टॉपिक से आपको एग्ज़ाम में 1 से 2, किसी टॉपिक से तो 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आपको रेलवे के एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना है तो आप किरण पब्लिकेशन की मैथ्स, रीजनिंग, जीके, साइंस और प्रीवियस ईयर की पेपर की ये बुक्स देख सकते हो, क्योंकि इसमें आपको चैप्टर वाइज और पिछले जितने भी एग्ज़ाम हुए थे उन सभी के क्वेश्चन मिल जाएंगे। सबसे पहले हम बात करें रेलवे मैथ्स इम्पोर्टेंट टॉपिक, क्योंकि आज वो टॉपिक हम लेकर आए हैं क्यों इनको तो आपको बिल्कुल कंप्लीट कर लेना है। और हम आगे भी बताएंगे कि आप मैथ्स किस तरह से पढ़ना है ताकि आपकी एक अच्छी तैयारी हो सके। सबसे पहले हम बात करें इन टॉपिक्स की, जिसमें समय और कार्य, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, समय दूरी चाल, प्रतिशत, औसत, आयु संबंधित, लाभ हानि, एलसीएम एचसीएफ, अनुपात समानुपात, सरलीकरण, नल और टंकी, संख्या पद्धति, त्रिभुज, वृत्त, क्षेत्रमिति जिसमें 2D 3D, त्रिकोणमिति, बीजगणित, डाटा इंटरप्रिटेशन और सांख्यिकी जिसमें माध्य, मध्यिका, बहुलक। ये जो 20 टॉपिक है ना, आपको इनमें से तो रेलवे की हर एग्ज़ाम में, हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन देखने को तो मिलेंगे। कभी हो भी सकता है जैसे इन दो टॉपिक से नहीं आया, इस टॉपिक से 3 क्वेश्चन आ गए, इस टॉपिक से 4 क्वेश्चन आ गए, इससे 1 क्वेश्चन आ गया, इससे 2 क्वेश्चन आ गया। लेकिन जो ये 20 टॉपिक है ना, इनसे तो लगभग हर शिफ्ट में आपको, जब आपका एग्ज़ाम होगा ना तब आप देख लेना, इनसे तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और ऊंचाई और दूरी, निर्देशांक, साझेदारी, नाव धारा के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे हम बताएंगे कि अधिकतर किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको मैथ्स कैसे पढ़ना है। सबसे पहले तो हम बात करें कि आपको मैथ्स कैसे पढ़ना है। सबसे पहले तो आपको मैथ्स की एक कोचिंग कोर्स ले लेना है। जैसे आपने एक कोचिंग कोर्स ले लिया, ऑनलाइन कोचिंग कोर्स ले लिया आप मैथ का, है ना, किसी भी टीचर से आप ले सकते हो, या आप अगर ऑफलाइन पढ़ रहे हो, आपके आसपास आप अच्छी सिटी में रह रहे हो तो आप वहाँ से भी ऑफलाइन भी आप कोर्स ले सकते हो। बाकी ऑनलाइन कोर्स तो बिल्कुल सस्ता पड़ता है, कम से कम 400-500 रुपये में ऑनलाइन कोर्स आ जाता है मैथ का, आप वो भी ले सकते हो। जैसे आपने कोचिंग लगा ली, ऑनलाइन कोचिंग लगा ली, आपने वहाँ कोई टॉपिक पढ़ा, समय और कार्य, ये सभी जो ये टॉपिक है ना, ये तो आपको बुक्स में मिल जाएंगे और आप बुक्स ले सकते हो। जैसे अगर आप लेना चाहो तो आप ये भी ले सकते हो, किरण पब्लिकेशन की मैथ्स की बुक, इसमें आपको ये सभी सारे टॉपिक देखने को मिल जाएंगे। जैसे आपने समय और कार्य का टॉपिक ऑनलाइन क्लास में, ये क्लास है, इसमें आपने कोई टीचर से पढ़ लिया, पूरा टॉपिक आपने समय और कार्य का पढ़ लिया। फिर पढ़ने के बाद आप बुक्स को खोलिए और ये टॉपिक निकालिए, ये वाला समय और कार्य। फिर उस टॉपिक को आपको सोल्व करना है। फिर मेरे को पता है, जैसे अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे होंगे तो आपको थोड़ा समझ में कम आएगा, क्योंकि आप सोचोगे कि मैं दोबारा वीडियो देख लेता हूँ, क्या पता कैसे था वो, कैसे नहीं था, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा है। तो उसके लिए आप बिल्कुल फिर एक बार दोबारा कोचिंग क्लास का देखिए, एक बार फिर दोबारा कोचिंग क्लास देखिए, फिर दोबारा से बुक से सोल्व कीजिए। फिर नहीं आता समझ में, जैसे उसमें भी अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे समय और कार्य हैं तो इसमें भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं कि टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, मतलब वो तो लोग बांट रखा है, बुक्स वालों ने अलग अलग टॉपिक्स में बांट रखा है कि ये अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं इसमें, है ना। तो जैसे आपने 2 टाइप पढ़ लिया, फिर
फिर उसको सोल्व कीजिए। फिर जैसे अगर ये टाइप समझ में आ गया तो इसको छोड़ दीजिए, फिर भाई हाँ चलो कंप्लीट हो गया। फिर जैसे आपने को 3 टाइप के कोई क्वेश्चन, जैसे कोई अलग अलग टाइप का क्वेश्चन होते हैं अलग अलग सारे, तो आपको उस टाइप के समझ में, अगर उस दूसरी टाइप का समझ नहीं आ रहा तो फिर आप केवल उस टाइप को देखिए, फिर बुक से सोल्व कीजिए। इसी तरह जितने भी मैथ्स के ये टॉपिक हैं, आप वहाँ जो क्लास देखोगे वहाँ टॉपिक वाइज क्लास रहती है, प्रत्येक टॉपिक वाइज। तो आप टॉपिक वाइज एक टॉपिक को देखिए और उसको पढ़िए, फिर दूसरे टॉपिक को उठाइए, फिर उसको देखिए, फिर बीच बीच में ये जो आपने टॉपिक पढ़े थे ना, जैसे आपने ये पढ़ा समय और कार्य, आपने पढ़ा 1 तारीख को, और आपको पढ़ते 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 आपको इस टॉपिक पे आने में आपको हो गए 20 दिन। तो मुझे पता है आप ये टॉपिक धीरे धीरे बोलने लग जाओगे। फिर जब आप दोबारा देखोगे, क्योंकि आपको रिवीजन करना है, कम से कम एक बार कोर्स कंप्लीट करने के बाद 3 से 4 बार तो रिवीजन करना ही करना है आपको। क्योंकि जब यहाँ तक पढ़ते पढ़ते आओगे तो आप इन टॉपिक को फिर भूलते जाओगे, इसलिए बीच बीच में इनके 2-4 1 2 क्वेश्चन भी निकालते रहे। फिर जैसे आपने ये सभी टॉपिक तो कंप्लीट कर ली, जो ये टॉपिक बता रहे हैं ना हम, इनको तो आपको बिल्कुल गोल के पिजाना है, मतलब कि बिल्कुल कंठस्थ याद कर लेना है। बिल्कुल आपको आपकी प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए कि इन टॉपिक से अगर आपको कोई भी क्वेश्चन दे दे तो आपको तुरंत सोल्व करना है बस। जब आप बुक्स लाओगे तो बुक्स में आपको सब समझ आ जाएगा कि किस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। हालांकि इनके नाम से मालूम चल रहा है, जैसे समय और कार्य, तो इसमें वो टाइप से क्वेश्चन आते हैं कि एक आदमी एक काम को 10 दिन में करता है, दूसरा 20 दिन में करता है, तीसरा आदमी आया जो 5 दिन काम किया, फिर वो चला गया, उसकी जगह दूसरा आदमी आया, तो बताओ काम कितने दिन में हुआ, कितने आदमी लगे थे, कितना पैसा बना, वो सब चीज़ें होती है ना। और साधारण ब्याज, जैसे कि इतनी प्रतिशत पे इतने साल के लिए हमने साधारण ब्याज पे दिया तो उसका ब्याज कितना बना, उसकी दर कितनी है। अगर आपको पैसा दे देगा और प्रतिशत का वो पूछ लेगा, दर पूछ लेगा आपसे, पैसा पूछ लेगा, ब्याज पूछ लेगा, इसलिए। और चक्रवृद्धि ब्याज, जो ब्याज पर भी ब्याज लगता है उसी को बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। अधिकतर आपने देखा होगा गाँवों में जो पैसे उधार नहीं देते क्या गाँवों में, कि 2 रुपये सैकड़ा, 3 रुपये सैकड़ा, भाई 1 साल बाद में हिसाब करूँगा इन चीज़ों का, तो वो फिर 1 साल बाद जैसे 1 लाख रुपए हैं, ब्याज 24% ब्याज ले रहा है, मतलब 2 रुपये सैकड़ा टाइप है ना, तो उनका पैसा 1 साल बाद हो जाता है 1,24,000। अगर आप 1 रुपया नहीं चुकाते हो तो फिर 1 साल बाद जब आप हिसाब करोगे तो फिर पूरा ब्याज 1,24,000 रुपये लगेगा, मतलब ब्याज पर ब्याज, उसको बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, है ना। समय, दूरी, चाल कि ये ट्रेन इस खंबे को इतने टाइम में पार कर लेती है, तो बताओ इतनी लंबी रेलगाड़ी है तो स्टेशन की लंबाई बताइए, उसकी स्पीड बताइए, और एक आदमी इतनी स्पीड से जाता है, इतनी स्पीड से वापस आ रहा है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा से गया, इतना आया, उसका एवरेज बताइए, उसका मतलब बिल्कुल अलग। आप जब बुक्स लोगे, बुक्स में आपको सब समझ में आ जाएगा कि किस में किस टाइप का क्वेश्चन होता है। और इतना इतना डीप नहीं है, नॉर्मली ये मैथ्स इतना नहीं है। अगर आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो मैथ्स क्यों नहीं आएगी आपको, मतलब हर कोई तो पेट से तो सीख के आता नहीं है, सब बाहर आके सीखते हैं। और हम भी ये चीज़ भी जानते हैं कि जो आप जब 10th में पढ़े होंगे, 12th में पढ़े होंगे, तो उस टाइम आपका हो सकता है अगर पढ़ाई में ध्यान नहीं हो, लेकिन इस बार कोई कमज़ोर नहीं होता है पढ़ने में, हर कोई इंटेलिजेंट है। बस यहाँ पे समय से जो चौका लगा दे वो लगा दिया बस, क्योंकि समय से ये 1.5 साल बचा हुआ है आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए। इन 1.5 साल में जिसने चौका मार दिया, जिसने अपने बिल्कुल शेड्यूल बना के जिसने तैयारी कर ली, अच्छे से जिसने शेड्यूल बना के तैयारी कर ली, वो नौकरी ले जाएगा मतलब वो चौका मार देगा। और फिर अगर आप इधर उधर घूमते रहे, फिरते रहे, तो आपका जो दोस्त हैं वो नौकरी लग जाएगा। फिर आप बाद में करते रहोगे, काश मैं भी उस टाइम पढ़ लेता तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। इसलिए मेहनत तो आपको करनी है, क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अधिकतर 70% छात्रों का जो आर्ट्स स्टूडेंट हैं, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट होते हैं, उनको क्या है मैथ्स में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। और आर्ट्स वालों को तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, और अधिकतर आपको आर्ट्स वाले छात्र अधिकतर देखने को मिलते हैं। लेकिन जो मैथ्स वाले हैं उनकी जीके कमज़ोर होती है। इसलिए किसी न किसी की कुछ ना कुछ सब्जेक्ट तो कमज़ोर होती है, लेकिन कंपटीशन में वो नहीं चलेगा कि मेरी ये सब्जेक्ट कम है कि ये है, क्योंकि आपको तो प्रत्येक सब्जेक्ट
उसके ऊपर कमान बना के चलना है। मैथ्स से आपको डरना नहीं है। आप मैथ की कोचिंग पढ़िए, कोचिंग पढ़ने के बाद इन टॉपिक्स को पढ़िए अच्छे से, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। और मैथ्स को आप पढ़िए अधिकतर नाइट के समय। सुबह जैसे आप सुबह पढ़ रहे हो उस टाइम तो आप जीके पढ़ो, साइंस पढ़ो, करंट पढ़ो। उस टाइम मैथ्स को तो अधिकतर उस टाइम निकालना चाहिए जिस टाइम किसी थोड़ी थोड़ी नींद टाइप से आने लगे, चलो मैथ पढ़ते हैं, मैथ निकालते हैं, मैथ की क्लास देख लेते हैं। आपको यूट्यूब पे भी अगर कोई वीडियो देखना है ना, तो किसी अगर आपको जो गाइड कर रहा है या मोटिवेट कर रहा है या आपकी कोई कोचिंग क्लास है तो आप वह देखिए। फालतू चीज़ें फिल्में देखना, मूवी देखना तो बंद कर दीजिए, क्योंकि आपको जॉब लेना है। आप ठान लो बस कि ये 1.5 साल 2 साल में मेरे को जॉब लगा के दिखाना है घर वालों को कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। और यहाँ पे कमज़ोर कोई नहीं है, क्योंकि एक टाइम था, उस टाइम हम भी बिल्कुल पढ़ने में कमज़ोर थे। हम तो 12th फर्स्ट ईयर तक बिल्कुल कमज़ोर थे, लेकिन बाद में हमने जैसे धीरे धीरे चीज़ों को समझना स्टार्ट किया। कोचिंग बार बार कोचिंग पे ऑनलाइन कोचिंग, जैसे पहले मैं ऑफलाइन कोचिंग करता था, फिर उसके बाद और हाँ मैं मैथ्स की कोचिंग किया था बस, और रीजनिंग की किया था। बाकी जीके साइंस सेल्फ खुद से पढ़ा था, लेकिन मैथ्स रीजनिंग के लिए तो आपको किसी टीचर की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बिना आप सोल्व नहीं कर सकते हो। ये नहीं है कि जैसे आपने बुक्स खोल ली, उसमें से हल कर रहे हो, देख रहे हो, उसका आंसर भी देख रहे हो और उसमें देख देख के लिख रहे हो किसी हो गया सोल्व। ऐसा नहीं है, आपको सोल्व करना है बिना देखे। हाँ, हालांकि आप शुरू में पढ़ोगे तो आप देखिए, लेकिन ये मत मानिए फिर भाई मेरे को कंप्लीट हो गया। फिर जब तक आपको कोई भी टॉपिक का कोई भी क्वेश्चन खुद से नहीं आ जाता बिना देखें, तब तक आप उस टॉपिक के पीछे पड़ जाइए। ऐसा नहीं है कि ये भी पढ़ लूँ। एक वो बनाइए, शेड्यूल बनाइए कि 1 दिन 2 दिन में मेरे को एक टॉपिक कंप्लीट करना है तो करना है। जैसे 2 दिन इसको देना है तो देना ही है। और अगर फिर भी अगर नहीं समझ आता तो 3 दिन दीजिए, 4 दिन दीजिए, लेकिन जब तक उसको बिल्कुल कंप्लीट नहीं कर लेते हो तब तक उससे हटना नहीं है। क्योंकि एक तो आप अगर आपको अच्छे से अगर आप कंबाइंड नहीं बनाओगे ना प्रत्येक टॉपिक के प्रत्येक टाइप के क्वेश्चन पे, तो जैसे आपने ऊपर से पढ़ लिया इन चीज़ों को, मेन जो क्वेश्चन थे नॉर्मल वो पढ़ लिए भाई हो गए तैयारी। तो ऐसा नहीं है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे ना, इसमें मैथ जो CBT फर्स्ट है इसमें मैथ्स के 30 क्वेश्चन आएंगे और CBT 2 में 35 क्वेश्चन आएंगे। 30 क्वेश्चन आएंगे मैथ के, 30 क्वेश्चन मायने रखता है ना। एक क्वेश्चन 1 नंबर का आता है और क्वेश्चन काफ़ी बड़े क्वेश्चन भी आते हैं इसमें। जैसे मतलब प्रत्येक टॉपिक से 10 क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 10 ही क्वेश्चन, 10 से 12 क्वेश्चन आपको थोड़े मॉडरेट देखने को मिलेंगे, फिर थोड़े मॉडरेट देखने को मिलेंगे, फिर कुछ 5 से 7 क्वेश्चन, 5 से 6 क्वेश्चन तो आपको एक लेवल वाले अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्योंकि जो पेपर बनाता है ना एग्जामिनर, वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इजी क्वेश्चन डाल दिए या हार्ड क्वेश्चन डाल दिए, लेवल वाले डाल दिए, ऐसा नहीं है। बिल्कुल हर चीज़ को देखा जाता है। इजी क्वेश्चन भी आपको आएंगे बिल्कुल, जो बिल्कुल आप वहाँ देखते तुरंत सोल्व कर दोगे। ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे जिनको आपको टाइम भी लग सकता है, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन कुछ बड़े क्वेश्चन भी आते हैं। जैसे इसमें बड़ा क्वेश्चन आता है डाटा इंटरप्रिटेशन में, बड़े क्वेश्चन आते हैं। वो 4 टाइप से क्वेश्चन नहीं आते क्या, ये 4 टाइप से क्वेश्चन आते हैं, है ना, कि ये 20%, 30%, फिर उसमें नीचे क्वेश्चन दिए रहते हैं उस टाइप से। ये इस बड़े वाले क्वेश्चन आते हैं। मतलब ऐसा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप तो अच्छे से कोचिंग कीजिए, मैथ्स की तो कोचिंग लीजिए सबसे पहले तो, और आप बुक्स ले लीजिए और कोचिंग को पढ़िए। फिर कोचिंग के बाद आप बुक से सोल्व कीजिए। हमें आशा है आप लोग इस बार जॉब ज़रूर लोगे। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि आपको यहाँ पे रेलवे की हर डिटेल के साथ वीडियो में गाइड किया जाएगा, मोटिवेट भी किया जाएगा। आपको CBT पर, CBT 2, टाइपिंग, साइको सभी के लिए आपको कंप्लीट यहाँ हम बिल्कुल आपको सही दिशा बताएंगे कि आपको कैसे क्या करना है, किस तरह से एग्ज़ाम में बैठना है, वहाँ कैसे सोल्व करना है ना। बिल्कुल टाइपिंग वाइपिंग की भी आप समस्या छोड़ दीजिए, टाइपिंग सिखाने की जिम्मेदारी मेरी है आपको, है ना। हम तो जैसे आपको बताएंगे आप बस वैसा कीजिए। इसलिए आप आज से ही, अगर आपने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है तो आज से आप मैथ्स का कोर्स ले लीजिए, और मैथ्स का कोर्स लेने के बाद मैथ्स की एक बुक लेकर आइए और सोल्व करना शुरू कर दीजिए, तैयारी करना शुरू कर दीजिए। और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि उनको भी मालूम लग सके कि रेलवे में किस टाइप से आप मैथ की तैयारी अच्छे से कर सकते हो।
धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।